हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे इंडिया जापान रिलेशंस के बारे में। तो ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया विजिट किया था, जिसकी वजह से फिर जापान इंडिया समिट मीटिंग हुई थी इसके बाद। तो ये न्यूज़ में क्यों है, थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं कि अभी इनकी विजिट पर दो एक इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट्स देखने को मिले थे। तो ये जो पूरा समिट मीटिंग हुई थी, इसमें सबसे पहला तो ये था कि आपका जो एमओसी चलता आ रहा था, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, इसका रिन्यूअल किया गया था, जो कि जापानीज़ लैंग्वेज लर्न करने पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पर मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है, उसके लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने लोन प्रोवाइड किया है 300 बिलियन जापानीज़ येन का। तो उस चीज़ को लेकर के ये समिट मीटिंग हुई थी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं कि इंडिया जापान रिलेशंस कैसा चलता है, वो हम समझ लेते हैं। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे तो कोर्सेज़ में आपको जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज़ में मेंस फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर लेक्चर इस कोर्स का पार्ट है। मेंस फाउंडेशन में मेंस इन 300 टॉपिक्स भी आ जाता है, तो ये मेंस इन 300 टॉपिक्स का भी पार्ट है। तो आप स्पेशल कोर्सेज में जाके यहाँ पर मेंस इन 300 टॉपिक्स देख सकते हो। तो बेसिकली जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे या जितने भी एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, वो सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और एक और चीज़ है, जैसे अगर आप यहाँ से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, कहीं और से भी कर रहे हो, तब भी ये 300 टॉपिक्स है, मेंस इन 300 टॉपिक्स की आप वेबसाइट पर जाके देखना, ये करने बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कहीं और से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो खाली आप वेबसाइट से टॉपिक्स डाउनलोड करके अपने आप तैयारी करना चाहते हो, अपने आप कर लेना, बट टॉपिक ज़रूर करके जाओ, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं मेंस में। तो प्लीज़ डोंट लीव दोज टॉपिक्स, ओके। तो इंडिया जापान का एक मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप है, जो कि हिस्टोरिकल कनेक्शंस से चलता आ रहा है, और उसके बाद एक मॉडर्न स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी देखी है। तो ये कोलैबोरेशन बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखा गया है, जैसे कि इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, कल्चरल डायमेंशंस में, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में इन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा बनाता है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, फाउंडेशन क्या है इस रिलेशनशिप का। सबसे पहले है हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स, मतलब कि जो ट्रेड रूट्स है, जैसे कि सिल्क रोड है, यहाँ पर एक्सचेंजेस होते रहते हैं, कल्चरल कमर्शियल लिंक्स हमारे और ज़्यादा बेटर होते हैं। फिर बुद्धिस्ट कनेक्शंस है हमारे, मतलब कि बुद्धिज़्म जो है वो इंडिया से स्प्रेड होता होता जापान तक गया, जिससे एक स्पिरिचुअल और कल्चरल टाइज दोनों नेशंस के बीच में बन जाता है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस डिप्लोमेसी की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट है और जापान का जो रिकवरी जो ऑफ़र की गई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे डिप्लोमेसी के लिए या फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर हम सेम फुटिंग में आ जाते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस डिप्लोमेसी भी हमारी अच्छी रही है, ठीक है। तो जापान का ये जो पोस्ट वॉर रिकवरी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो, और इंडिया का नॉन अलाइन स्टैंड, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कल्चरल एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स, आर्ट एग्जीबिशंस या एकेडमिक कोलैबोरेशंस वगैरह तो देखे जाते हैं, जिससे कि हमारी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और पीपल टू पीपल कनेक्शंस और ज़्यादा फॉस्टर होते हैं, बढ़ते हैं। फिर सिग्निफिकेंस क्या है जापान का इंडिया के लिए, तो ये कुछ की एस्पेक्ट्स आप नोट कर सकते हो। सबसे पहला है आपका इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस। तो इकोनॉमिक कमर्शियल एंगेजमेंट में क्या होता है, 2011 में इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ था, CEPA, जिससे कि दोनों नेशंस के बीच में जो टाइज थे वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पर नोट कर सकते हो कि क्या क्या हैं, जैसे कि जापान इंडिया बायलैटरल ट्रेड क्या था फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में। इंडिया 12th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है जापान के साथ 2020 में। देन उसके बाद की एक्सपोर्ट्स क्या है इंडिया से जापान में, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल, मिनरल्स, क्लोथिंग, एसेसरीज वगैरह, और सारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं जापान से आते हैं, जैसे कि मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आयरन एंड स्टील, प्लास्टिक मटेरियल, नॉन फेरस मेटल्स, ये सारे कुछ प्राइमरी एक्सपोर्ट्स हैं जो कि हम जापान से लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर नोट करके रख सकते हो। फिर ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया लार्जेस्ट रिसिपिएंट है जापानीज़ ODA का। बहुत सारे प्रायोरिटी एरियाज हैं हमारे, जैसे पावर है, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, ह्यूमन नीड्स प्रोजेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट इन इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की के बारे में देखें, तो यहाँ पर जापान जो है वो एक ऐसा इकलौता नेशन है जो कि इंडिया के द्वारा इनवाइट किया गया था कि उनके नॉर्थ ईस्ट रीजन में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे। तो इंडिया जापान की जो एक्ट ईस्ट फोरम है, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ कैसे कनेक्टिविटी हम बिठा सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन चलते रहते हैं, ठीक है। फिर आपका डिफेंस पार्टनरशिप है, जिसमें डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में
इंक्लूडिंग जो 2+2 डायलॉग हुआ था उसमें एक ये क्रूशल एस्पेक्ट बनाता है जिसमें हमारे बहुत ही शेयर्ड कंसर्न्स है अबाउट चाइना ऑल्सो। तो जापान एक परमानेंट मेंबर बना था एक्सरसाइज मालाबार का 2015 में। ठीक है, हम कंसर्न्स हम शेयर करते हैं चाइना के बारे में कि कैसे इंडिया का एक अनसेटल बॉर्डर है चाइना के साथ, और जापान भी ये ईस्ट चाइना सी में ये यही सेम प्रेशर फेस करता है। देन अगर हम सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो कि चाइना का डोमिनेंस एड्रेस करता है, तो ये सारी चीज़ों में हम लोग जापान के साथ काफ़ी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। मैरीटाइम कॉपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्वाड में कोलाबोरेशन है, देन रीजनल कनेक्टिविटी है, जैसे कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, वहाँ पर भी हमारी रीजनल कनेक्टिविटी है। तो बाकी पूरा हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारा रीजनल कनेक्टिविटी हम कवर करते हैं। कल्चरल रिलेशंस में हमारा सेंचुरी ओल्ड टाइज है, क्योंकि बुद्धिज़्म जैसे स्प्रेड हुआ था, तो वो एक कॉमन ग्राउंड है हमारा जहाँ पर हम कल्चरल रिलेशंस शेयर करते हैं। और भी बहुत सारे एरियाज़ है कॉपरेशन के, जैसे कि आप डिजिटल पार्टनरशिप है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, स्किल डेवलपमेंट, साइंस टेक, हेल्थ केयर, सिस्टर स्टेट एंड सिस्टर सिटी कोलैबोरेशन। तो ये सारी चीज़ें हमारी चलती आई हैं। ठीक है, कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स अगर हम देखें इसके, तो ये है कि सबसे पहले तो एनुअल समिट हुआ था, तो ये होते रहते हैं। फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारे चलते रहते हैं। देन क्वाड में भी हम दोनों कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप एक्सपैंड हुआ है। तो यहाँ पर आप वही सेम चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो आप यहाँ से एक बार पढ़ लेना। फिर कुछ कंसर्न्स है जो कि इंडिया जापान रिलेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि ये हो गया कि जैसे आपने जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है जो हो सकता था वो अनटैप्ड है। फिर जैसे कि चाइना जो है उसका जापानीज़ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का ज़्यादा शेयर होल्ड करता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक टाइज हमारे जो हम अचीव कर सकते हैं उससे काफ़ी कम है। फिर CEPA ने ट्रेड तो बूस्ट किया है, बट इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा बन जाता है जापान के साथ। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया को इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में तो इंडिया को ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ यही डील करना पड़ रहा है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। हम ट्रेड तो करते हैं पर डेफिसिट में रहते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्ट्स में हिंड्रेंसेस आते हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक बैरियर्स आ जाते हैं, फिर वीज़ा प्रोसीजर्स में प्रॉब्लम आ जाती है। FDI लिमिटेड है जो कि ट्रेड फैसिलिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टम इशू, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर देती हैं। फिर एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में भी हमारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जापान का रिलायंस है एनर्जी इंपोर्ट्स में, और इंडिया का एनर्जी नीड्स और ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे कि हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन हमें थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। जियो स्ट्रैटेजिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमें फेस करनी पड़ती हैं, मतलब कि इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन है और जापान की नॉर्थ कोरिया के साथ प्रॉक्सिमिटी है, जिससे कि हमारी जियो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ बन जाती है हमारी पार्टनरशिप में। रशिया इन्वेजन हुआ था यूक्रेन में, उस टॉपिक पर हमारा डिसएग्रीमेंट चलता आया है दोनों कंट्रीज़ का आपस में, क्योंकि हमारा स्टैंड अलग रहा है और जापान का स्टैंड अलग रहा है, इस वजह से एक डिसएग्रीमेंट है। फिर AAGC स्केप्टिसिज्म है, जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, उसमें हमें सब्सटैंशियल अचीवमेंट्स नहीं मिली हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर एक दिक्कत क्रिएट करता है। ठीक है, फिर क्लीन एनर्जी कॉपरेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आगे कर सकते हैं अपनी चीज़ों को और बेटर बनाने के लिए, अपने रिलेशंस को, अपने टाइज को और बेटर करने के लिए CEPA का यूटिलाइजेशन और बेटर कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर चैलेंजेस में देखने को मिली है ना, वहाँ पर अगर आप वे फॉरवर्ड में लिखोगे तो इसी का ही आपको थोड़ा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करके आपको इसका एक वे फॉरवर्ड बना देना है कि यहाँ पर आपने देखा था कि CEPA ने ट्रेड तो बूस्ट किया है बट इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि CEPA का बेटर यूटिलाइजेशन हमें करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो इस CEPA का बेटर यूटिलाइजेशन हो गया, स्टेक होल्डर्स को ये प्राइवेट और गवर्नमेंट एफर्ट्स के बारे में और ज़्यादा थोड़ा सा अवेयर कराने की नीड है। ठीक है, साथ ही साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, कि जापानीज़ एजेंसीज़ के साथ कॉपरेशन बढ़ाना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमारे बेटर हो पाए। जापानीज़ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर AAGC के बारे में दोबारा से हमें थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजिक और बिजनेस इंटरेस्ट को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। फिर साथ ही साथ हमें एक क्लीन एनर्जी कॉपरेशन को और स्ट्रेंथन करने की नीड है। इंडिया का जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है वो जापान का एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव के द्वारा भी सपोर्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं कि इंडिया जापान रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए।
ये आपका टॉपिक था। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ भी आपको क्वेश्चन पुट अप करना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।